Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Maths by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर नस के नेट नंबर 3 के डे नंबर 1 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 5 अप्रैल वाले दिन नस के पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए आज की क्लास के अंदर उन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मगर एक चीज मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं कि खुदारा आप लोगों को मैंने जितने पास पेपर सॉल्व करवाए हुए उन तमाम पास पेपर्स को कवर करके जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पास पेपर से रिपीट किए जा रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर इस बात का ख्याल रखें कि नस के अंदर मैंने अभी तक मोर देन 5000 एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवाए हुए हैं। अपनी डेली की रूटीन ये बना लीजिए कि अगर आप नस का नेट 3 में अपियर हो रहे हैं, आने वाले नेट 4 में, नेट 1 में, नेट 2 में अपियर होते हैं, तो लाजमी तौर पे इस पास पेपर्स की लेक्चर सीरीज को पूरा का पूरा कवर करना है आपने। दूसरे नंबर के ऊपर आज के शिफ्ट के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए उन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे, तो इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट हैपन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट रियली मैटर्स अ लॉट। थर्ड नंबर के ऊपर हमारा जो न्यू बैच है कंप्लीट नर्स की प्रिपरेशन के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, कॉमसेट्स के लिए, वो इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। उसका लाजमी तौर पे आप हिस्सा बनिए, क्योंकि उस बैच के अंदर आपकी ना सिर्फ नस की तैयारी होगी बल्कि नस के साथ एनईटी की, मेरान की, फास्ट की, जीआईकेआई की, कॉमसेट्स की, यूईटी की, प्यास की, तमाम पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस एक बैच में कवर करवाई जाएगी। मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। एक दफा आपका कोर्स मई के अंदर हम कंप्लीट करवाएंगे और एक दफा फिर जून के अंदर कवर करवाएंगे, ताकि आया आप नस का टेस्ट दे रहे हो, एनईटी का दे रहे हो, मेरान का दे रहे हो, आईपीए का दे रहे हो, यूईटी का राउंड नंबर 2 दे रहे हो, या फिर प्यास का, जीआईकेआई का दे रहे हो, आप तमाम टेस्टों में अच्छा परफॉर्म करोगे। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट लाइव क्लासेस के अंदर पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी पढ़ाती है। एक एक चीज आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर पढ़ाई जाती है। लाजमी तौर पे आपने बैच का हिस्सा बनना है। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। हमारे एक बहुत ही अच्छे शागिर्द ने अपना पेपर हमसे शेयर किया कि भाई के पेपर के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कंटिन्यूस लिमिट्स का, कि भाई एग्जामिनर कह रहा है 3x × x+1 डिवाइडेड बाय x² प्लस का 2x प्लस का 2। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई ये फंक्शन आ रहा है, तो बताइए ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? x = 1 पे होगा, x = 2 के ऊपर होगा, बोथ के ऊपर होगा, नन ऑफ दीज के ऊपर होगा। अब जरा इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझो कि भाई आपके पास अगर एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है जरा और से समझिएगा। फंक्शन मेरे पास गिवन है 3x इंटू आगे आ रहा है x प्लस का 1, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या मौजूद है? नीचे डिवीजन में आ रहा है x² प्लस का 2x प्लस का। एग्जामिनर कह रहे हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? इसका मतलब क्या है कि भाई देखो मेरे पास कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? अगर तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो उसका मतलब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूस उस वक्त कहते हैं जब फंक्शन डिफाइंड होता है। तो यानी कि मुझे इस फंक्शन में देखना है कि भाई इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर के अंदर जो इक्वेशन आ रही है इसके फैक्टर्स क्या है। हमें यहाँ पे ये चेक करने हैं फैक्टर्स, कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा। तो हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर कब डिफाइंड हो रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर कब 0 नहीं आ रहा। उसको चेक करने का आसान तरीका क्या है कि आप सिंपल तरीके से इक्वेशन की वैल्यू निकाल के चेक कर लो। इस इक्वेशन के फैक्टर्स क्या है? x² प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अगर मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करता हूं, देखो मैंने बड़ी आसान सी बात एक करी कि मेरे पास ये कंप्लीट फंक्शन गिवन है। हमेशा याद रखिएगा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है कि अगर डिवीजन का फंक्शन आ रहा है तो नीचे वाली वैल्यू में 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन कंटिन्यूस उस वक्त होता है जब फंक्शन डिफाइंड होता है। तो भाई अगर मुझे देखना है कि फंक्शन डिफाइंड कब होगा, तो फंक्शन उस वक्त डिफाइंड होता है जब डिनोमिनेटर के अंदर 0 ना आ रहा हो। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि नीचे x² प्लस 2x प्लस 2 के फैक्टर्स क्या हैं। जो भी फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स के अलावा ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा? कंटिन्यूस रहेगा। तो आइए चेक कर लीजिए। मिडिल टर्म को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है? यहाँ पे मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि देखो x² प्लस का 2x प्लस 2 है ना, तो 2 है, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले अप्लाई करना पड़ेगा। a की वैल्यू क्या है? 1 के बराबर। b की वैल्यू क्या है? 2 के बराबर। c की वैल्यू भी 2 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा, मसला तो नहीं है ना भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x = माइनस का b किसके बराबर है? 2 के, प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर, यानी कि आपके पास 4 बन गया। 2 का स्क्वायर ना, b का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो a बराबर है 1 के, c बराबर है किसके? 2 के। नीचे डिवीजन में आपके पास 2a का 2a आ गया। सही है। फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो ये बन जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस का 4 2 8, और 4 माइनस का 8, माइनस का 4 अंदर आ जाएगा, नीचे 2 का 2। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 2 प्लस माइनस का, ये हो जाएगा मेरे पास रूट नेगेटिव का 4। नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए आयोटा, और रूट 4 बराबर होता है 2 के, नीचे आ गया 2।
अब ऊपर से अगर 2 को कॉमन ले लोगे तो ऊपर से जब 2 कॉमन लोगे तो नीचे वाला 2 कट जाएगा। तो मैं डायरेक्टली थोड़ा जल्दी बता रहा हूं ताकि समझ में आए। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1 प्लस माइनस का आयोटा। यानी कि मेरे पास नीचे वाली जो इक्वेशन आ रही है इसके फैक्टर्स क्या हैं, नेगेटिव का 1 प्लस का आयोटा और नेगेटिव का 1 माइनस का आयोटा। यानी कि अगर तो मेरे पास नीचे x की ये वैल्यूज होती, अगर तो x की वैल्यूज ऑप्शन में ये गिवन होती, तो इनके ऊपर ये कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि ये इस इक्वेशन के फैक्टर्स आ रहे हैं। यानी कि इन x की वैल्यूज को अगर मैं इक्वेशन में डालूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर। तो यानी कि इन वैल्यूज के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आपकी x की एग्जिस्ट कर रही होगी, उसमें फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो एग्जामिनर ने ऑप्शन एक दिया हुआ था x=1, एक गिवन है x=2। तो भाई दोनों ऑप्शन ही करेक्ट होंगे ना, क्योंकि ये तो आपके जो फैक्टर्स आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। तो यानी कि ये फंक्शन जो है तमाम रियल नंबर्स के लिए क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो करेक्ट आंसर बोथ ऑफ दीज होना चाहिए। देखो क्वेश्चन की लॉजिक को समझो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपको एक फंक्शन दे रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर आपको एक फंक्शन दे के आपसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा। अब इसको चेक कैसे करोगे, इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस उस वक्त होता है जब वो फंक्शन डिफाइंड होता है। और फंक्शन के डिफाइंड होने की कंडीशन ये होती है कि डिवीजन में आने वाली चीज कभी भी जीरो ना हो। यानी कि आप सबसे पहले फैक्टर्स निकाल के चेक कर लो कि डिवीजन में जो वैल्यू आ रही है उसके फैक्टर्स क्या है। तो आपने फैक्टर्स देखे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर फैक्टर्स क्या आ गए, नेगेटिव का 1 प्लस का आयोटा और नेगेटिव का 1 माइनस का आयोटा। यानी कि x की वैल्यूज क्या है, नेगेटिव का 1 प्लस आयोटा और नेगेटिव 1 माइनस आयोटा। यानी कि x के अंदर अगर आप ये वैल्यू डालोगे ना, इसके ऊपर नीचे डिवीजन में जीरो आएगा। इसका मतलब इन वैल्यूज के अलावा कोई भी वैल्यू होगी ना नीचे, तो आपके नीचे कोई पॉजिटिव नंबर ही बन रहा होगा, या आपके पास नीचे कोई प्रॉपर नंबर ही बन रहा होगा नेगेटिव का या पॉजिटिव का। उससे आपका ओवरऑल फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो एग्जामिनर यही पूछ रहा था कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस कब है, तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन कंटिन्यूस कब है। तो भाई कब है, इन फैक्टर्स के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो मेरा फंक्शन क्या रहेगा, ओवरऑल कंटिन्यूस रहेगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालो, x की वैल्यू 2 डालो, नीचे आपको प्रॉपर वैल्यूज ही मिलेंगी। यानी कि x की जगह पे 1 भी रखोगे या 2 भी रखोगे तो आपको ओवरऑल एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, या आपके पास कोई भी प्रॉपर नंबर ही आ रहा होगा। आपका फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा, फंक्शन को मसला नहीं होगा। तो ये इसका करेक्ट लॉजिक थी। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कहता है टू वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड l, द एंगल बिटवीन देम is 135 degree. Options were like this particular thing. Okay, no problem. अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, दो वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड सिमिलर है, आगे कह रहे हैं और उनके दरमियान का एंगल किसके बराबर है, 135 डिग्री के बराबर है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और उन दो पर्टिकुलर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सिमिलर है, और आपको एंगल क्या है, गिवन है। तो भाई सिंपल तरीके से अब ए डॉट बी कैलकुलेट अगर मुझे करना है तो मैं ए डॉट बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। अगर मुझे वेक्टर ए डॉट बी का आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे, हमें पता है कि भाई एंगल कभी भी दो वेक्टर्स के दरमियान में गिवन हो तो हम सिंपल डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, ए इंटू बी, और आगे क्या आ जाता है, कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी एग्जामिनर कह रहा है एल है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी एल है, और कॉस थीटा थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है 135 डिग्री के, ऐसा ही है। अच्छा 135 डिग्री क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। भाई देखो अगर मुझे 135 डिग्री निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सिंपल तरीके से 90 प्लस 45 डिग्री के, है ना भाई, ऐसा ही है ना। कॉस 35 डिग्री क्या होगा, कॉस 135 डिग्री होगा सिंपल तरीके से 90 प्लस 45 क्या होगा, अगर मैं 90 प्लस का 45 करता हूं तो इट शुड बी 135। अच्छा भाई अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अब 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री चूंकि मेरा रेफरेंस एंगल, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ है, मेरा रेफरेंस एंगल क्या है, मेरा रेफरेंस एंगल आ रहा है वर्टिकल लाइन के ऊपर। इसका मतलब क्वेश्चन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है आंसर में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन। और दूसरा एंगल क्या आ रहा है, 45 का 45। अब देखो ये बन गया आपके पास साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। आया प्लस का या माइनस का, क्योंकि cos ओरिजिनल फंक्शन था तो cos 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। मैंने ये शॉर्टकट आप लोगों को सिखाई हुई है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 को जाके देखिएगा, लेक्चर नंबर 2 को देखिएगा, उसमें मैंने शॉर्टकट सिखाई हुई है। 90 प्लस का 45 कहां पे लाया करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर। और सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर कॉस कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, और कॉस 135 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव का अंडर रूट 2 और नीचे डिवीजन में 2 का 2। तो भाई इसका एक आंसर हो सकता है नेगेटिव का रूट 2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये भी इसका आंसर हो सकता है। या फिर साइन 45 कॉस 45 का एक और आंसर होता है 1 बाय रूट 2 का होना। अगर आप इसको रेशनलाइज रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाय रूट 2।
तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपको ऑप्शन के अंदर कौन सा आंसर गिवन था वो करेक्ट होगा। क्लियर है? यहाँ पे बच्चे ने सिर्फ दो ही ऑप्शन लिखे हुए, बाकी नहीं लिखे हुए, तो जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा आप उसको चेक कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द थीटा व्हेन टू वेक्टर्स आर गिवन। याद रखिएगा कभी भी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो और आपको दो वेक्टर्स अगर गिवन है तो आप सिंपल तरीके से डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है डोमेन और रेंज आपको कैलकुलेट करनी थी किसकी, सेक एक्स माइनस के वन की। अब देखो ये वाली चीज मैंने आपको बहुत ज्यादा ऑलरेडी पढ़ाई हुई है कि डोमेन और रेंज निकालना बेतहाशा पेपर्स के अंदर आता है। भाई खुदारा कुछ करो ना करो, इनको लाजमी तौर पे कवर कर पास आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बेतहाशा दफा बताया हुआ है कि भाई कुछ करके जाओ ना जाओ, डोमेन और रेंज पढ़ के चले जाओ। तो भाई सेक एक्स माइनस के वन की डोमेन या रेंज क्या होगी? तो भाई आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए सिंपल सेक एक्स की डोमेन या रेंज क्या होती है। भाई सिंपल सेक एक्स की डोमेन किसके बराबर होती है? सेक होता है वन बाय कॉस के बराबर, और कॉस जीरो कब आपको मिलता है? कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है? पाई बाय टू के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर होती है ना बेटा। तो मेरे पास सेक एक्स की डोमेन किसके बराबर होती है? सेक एक्स की जो डोमेन होती है ये होती है जीरो से लेके पाई के दरमियान, यानी कि आपके पास जो सेक एक्स की डोमेन होती है किस कहां से कहां तक की होती है? जीरो से लेके पाई के दरमियान की। और सेक एक्स की रेंज क्या होती है? सेक एक्स की रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये होती है आपके पास y की वैल्यू छोटी होगी या बराबर होगी किसके? नेगेटिव वन के। y की वैल्यू नेगेटिव वन के बराबर होगी या फिर क्या होगी? उससे छोटी होगी। या फिर हम इसको क्या कहते हैं, यूनियन करके हम इसको कहते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी? वन के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। लिखने का इसको एक और तरीका ये भी होता है कि नेगेटिव इंफिनिटी से लेके नेगेटिव के वन तक की होगी, या फिर आपके पास नेगेटिव इंफिनिटी से लेके नेगेटिव के वन तक की होगी यूनियन, या फिर मेरे पास ये होगी अल्लाह भला करे प्लस के वन से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक की। लिखने का एक तरीका इसको ये भी होता है। ये सिंपल सेक एक्स की डोमेन है, सिंपल सेक एक्स के। हमें चूंकि एग्जामिनर ने सेक एक्स माइनस का वन दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस का टू आ जाएगा। चूंकि एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है? सेक एक्स माइनस का वन, तो डोमेन तो इसकी भी सिमिलर ही रहेगी, मगर सेक एक्स माइनस वन की रेंज क्या होगी? चूंकि सेक एक्स माइनस के वन की रेंज निकालनी है हमें, चूंकि सेक एक्स माइनस के वन की रेंज निकालनी है, तो डोमेन तो इसकी सिमिलर रहेगी, मगर ये माइनस का वन दोनों जगहों पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी से लेके नेगेटिव वन नेगेटिव टू तक के ऊपर चली जाएगी ये, और यूनियन के बाद नेगेटिव वन प्लस वन ये हो जाएगा जीरो कॉमा इन्फिनिटी तक की हो जाएगी, जीरो कॉमा इन्फिनिटी तक की हो जाएगी। तो सेक एक्स माइनस वन की ये रेंज आपके पास एग्जिस्ट कर रही होगी दुनिया के अंदर। क्लियर है बेटा? ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर भाई? क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर? कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें लिटरली बेसिक कॉन्सेप्ट है। सही है ना? तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सारे इसमें एग्जामिनर कहता है थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स। आगे क्या कह रहे हैं कि देखो तीन हमारे पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आ रहे हैं, थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर एडेड such that the number twice the second number minus thrice of third number, such that the number twice the second number minus the thrice of the third number is 44, find the original number। कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने लास्ट के नस्ट के पेपर्स में भी सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो ये नस्ट के नेट नंबर 2 में भी आया था और इफ आई रिमेंबर नेट 1 में भी आया था। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास तीन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप देखो ऑड नंबर्स की कंडीशन ये होती है कि एक आपने एक्स कंसीडर कर लिया, दूसरा आपने एक्स प्लस का टू कंसीडर कर लिया, तीसरा आपने एक्स प्लस का फोर कंसीडर कर लिया। लेट सपोज अगर आप एक्स की वैल्यू वन ले रहे हो, एक वन हो गया, एक थ्री हो गया, एक फाइव हो गया। सही है? तो ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक आपने ओरिजिनल नंबर लिया, एक आपने उसमें दो का इजाफा फिर चार का इजाफा। ऑड नंबर्स का केस हमेशा ये होता है। इवन नंबर्स का भी सिमिलर होता है, चाहे ऑड का हो चाहे इवन का हो, आपकी कंडीशन सिमिलर रहती है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, मैंने ये पढ़ाया हुआ होगा इंटीजर्स के टॉपिक के अंदर, कभी जाकर यूट्यूब पे चेक करिएगा। एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर, हमने तीन और नंबर कंसीडर कर लिए। एग्जामिनर ने देखो कंडीशन क्या दी है, एग्जामिनर कह रहा है ट्वाइस द सेकंड नंबर माइनस द थ्राइस नंबर इज 44, ट्वाइस द सेकंड नंबर माइनस द थर्ड नंबर इज 44। यानी कि दो गुना अगर मैं क्या करवा रहा हूं सेकंड नंबर को, ट्वाइस द सेकंड नंबर माइनस थ्राइस द थर्ड नंबर, ट्वाइस द सेकंड नंबर माइनस थ्राइस द थर्ड नंबर, ट्वाइस द सेकंड नंबर थ्राइस द थर्ड नंबर, बराबर है किसके? 44 के। देखो तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, ट्वाइस द सेकंड नंबर माइनस थ्राइस द थर्ड नंबर इज 44। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करवा लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या मुश्किल है इसमें? तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस का 2 टू जार 4 माइनस का 3x और माइनस का 3 4 जार 12 इक्वल टू के बाद 44। तो भाई नेगेटिव का 3x और 2x ये बन जाएगा नेगेटिव का x, चार में से नेगेटिव का 12 करोगे तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 8 इक्वल टू के बाद 44, ये नेगेटिव का 8 वहां पे जाएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा। तो 44 के अंदर जब आप 8 का इजाफा करोगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव का x इज इक्वल टू
44 प्लस का 8, नेगेटिव का 8 जब वहां जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा ना, तो बन जाएगा पॉजिटिव का 42। चूंकि नेगेटिव का x इज इक्वल टू 52 है, नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ भेज दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव के 52 के बराबर। तो यानी कि मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है, x की वैल्यू नेगेटिव 52 है। अगर तो एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू किसके बराबर थी, x की वैल्यू नेगेटिव का 52 थी, तो मेरा सेकंड नंबर क्या होगा, नेगेटिव 52 प्लस का 2, सेकंड नंबर हो जाएगा मेरे पास सिंपल नेगेटिव का 50। और मेरा थर्ड नंबर क्या होगा, मजीद दो कम कर दो, आपके पास नेगेटिव 52 में से 4 निकालोगे तो जाहिर सी बात है वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव का 48। थर्ड नंबर नेगेटिव का 48 आ गया। डिपेंड करता है एग्जामिनर ने मांगा हुआ क्या था। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल की बात नहीं है बेटा। अच्छा भाई, अब देखो ये एक और क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यूस लिमिट्स वाला। एग्जामिनर कहता है कि भाई के एक्स क्यूब और एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रही है -1 के ऊपर, और 4 जो है एक्स ग्रेटर देन -1 इस कंटिन्यूस एट। क्वेश्चन यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट गिवन है, मगर देखो इस तरह के लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दोनों को आपस में कंपेयर करके आप के की वैल्यू निकालोगे। तो भाई अगर मैं देखता हूं कि मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर लेसर देन और इक्वल टू -1, तो मैं पहले अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं तो मैं कंसीडर करता हूँ एक्स की वैल्यू -1 है और के किसके बराबर है, एक्स क्यूब के। यहां से मेरे पास जब एक्स के अंदर मैं नेगेटिव का 1 डालूंगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का के बन जाएगा। अब आगे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो वैल्यू क्या है 4 की, -4 की, यहाँ पे -4 है। सही है, तो यानी कि अब मैं अगर राइट हैंड लिमिट देखता हूँ तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपसे एग्जामिनर कह रहा है ग्रेटर देन -1 है और वैल्यू -4 है, तो चूंकि कोई भी इनपुट वैल्यू नहीं है तो -4 एडिट रहेगा। अब इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करवा लो तो नेगेटिव का के बराबर आ जाएगा -4 के, तो के की वैल्यू 4 के बराबर आएगी। अगर तो एग्जामिनर के की वैल्यू पूछ रहा था, एग्जाम क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे इनकम्प्लीट गिवन है, इसलिए मैंने आपको वो चीज बताई है जो कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगी। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपस में कंपेयर करवा के सिंप्लीफाई करवाएंगे, मगर अगेन क्वेश्चन यहाँ पे इनकम्प्लीट है। अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि सर फाइंड A1 करना था, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी थी 2 टाइम्स, यानी कि 2 दफा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। A10 और A23 वाज गिवन, यानी कि भाई सिंपल सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ था। बड़ी बात है बच्चे ने आपको इतना क्वेश्चन शेयर किया हुआ है कि भाई यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि सर देखें A10 की वैल्यू और A23 की वैल्यू निकालनी थी, और हमारे पास सिंपल A1 का जो है ना, A1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और A10 और A23 की वैल्यू गिवन थी। इस तरीके से बहरहाल ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था जिसमें कॉमन डिफरेंस निकालना था और वहां पे आपको फर्स्ट टर्म और गिवन टर्म्स और एन गिवन था, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था या फिर कॉमन डिफरेंस गिवन था और आपको एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपके पास एपी का क्वेश्चन आ रहा है तो एपी का क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी का फॉर्मूला अब अप्लाई करोगे अगर सिंपल सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है एपी का। और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो आप सिंपल ए आर की पावर n-1 का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे। मैंने आपको इन क्वेश्चंस की शॉर्टकट भी सिखाई हुई है अपने बैचेस के अंदर, भाई ये तमाम ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई हुई है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरे प्यारे बेटे। अच्छा, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने जो भी सुबह में वीडियो बनाई थी उसमें भी ये पर्टिकुलर आया हुआ था। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली आज नस के नेट 3 के अंदर काफी सारे बच्चों के पेपर में आया कि इंटीग्रेशन ई की पावर में लेमडा और आगे प्लस का एम एक्स इंटीग्रेट करना था। देखो इसको सॉल्व करने की आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि किसी भी बच्चे ने अपने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए नहीं थे। भाई कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, डिफिकल्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए, तो इंटीग्रेशन का कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप अपने ऑप्शंस का डेरिवेटिव ले लो। आप क्या करो, अपने ऑप्शंस का डेरिवेटिव ले लो, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, दुनिया में जब आप कभी भी किसी फंक्शन का, दुनिया में कभी भी आप किसी फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हो ना, दुनिया में आप कभी भी किसी फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हो तो आपको उसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाती है, उसको हम कहते हैं एफ प्राइम एक्स। अगर मैं इसी एफ प्राइम का क्या कर दूं, उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं, अगर मैं इसी एफ प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं, यानी कि मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन ले लूं, तो मुझे वापस से मेरा ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा होता है। तो भाई वाइस वर्सा प्रोसीजर क्या होगा कि लेट सपोज आपके पास, आपको किसी फंक्शन के ऊपर क्या करना है, आपको किसी फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करने को दी जाती है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है ना और अगर वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो सॉल्व करने का आसान तरीका पता है क्या होता है कि देखो आपको एग्जामिनर ने कोई भी वैल्यू दी हुई होगी, आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं उसकी इंटीग्रेशन बताओ, तो आपके जो आंसर्स के अंदर ऑप्शंस होंगे ना, आप बारी बारी उनका डेरिवेटिव लो। करेक्ट डेरिवेटिव लेने के ऊपर आपको जिस ऑप्शन का डेरिवेटिव लेने के ऊपर वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाए, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये काफी सारे बच्चों ने आज शेयर किया है, मगर ये इनकम्प्लीट शेयर किया है, इसके ऑप्शन किसी ने भी शेयर नहीं करे। इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है, ये पावर में मगर लैम्डा आ रहा है, इसकी खास बात क्या, पावर में लैम्डा आ रहा है। तो भाई इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि यार अगर तो आपको इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली समझ में ना आ रही हो,
तो आप डायरेक्टली बारी बारी ऑप्शंस का क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो। पहले पहले ऑप्शन का डेरिवेटिव लो, फिर दूसरे ऑप्शन का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। किसी एक ऑप्शन के ऊपर वापस से आपका ओरिजिनल फंक्शन फॉर्म हो रहा होगा, जिसपे फॉर्म हो रहा होगा करेक्ट आंसर है। और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने दो तीन बच्चों से बात कंफर्म भी करी कि भाई ये तुम्हारे पास ऑप्शंस का डेरिवेटिव लेने के ऊपर आ रहा था आंसर, उन्होंने बोला यस सर, ये क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लग रहा था, मगर जब हमने ऑप्शंस का डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास ये वैल्यू बड़ी आराम से फॉर्म हो रही थी। मगर ऑप्शंस किसी ने भी नहीं बताया, तो इसलिए मैं ऑप्शन शो नहीं कर सकता। तो भाई ऑप्शंस का डेरिवेटिव लेने पे, जिस ऑप्शन का डेरिवेटिव लेने पे वापस ओरिजिनल वैल्यू है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास एफ प्राइम एक्स बराबर है किसके, एफ एक्स के। और लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में, एग्जामिनर कह रहा है एफ प्राइम एक्स की वैल्यू बताओ इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर पाए। यानी कि मुझे एफ प्राइम एक्स निकालना है अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर पाए के बराबर है। ये भी आज क्वेश्चन काफी सारे बच्चों के पेपर में आया। तो भाई एक्स की पावर पाए का डेरिवेटिव क्या होगा, पाए का मतलब क्या है, पाए एक कांस्टेंट होता है भाई, पाए क्या है, पाए एक कांस्टेंट है, पावर है ना। तो सिंपल पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से फिर एक माइनस करके लिखो तो ये पाए माइनस का वन बन जाएगा। फिर बेस का डेरिवेटिव ले लो, एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से वन होगा, तो सिंपलीफाई फर्दर करवाने की नीड ही नहीं है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में पाई को 22/7 तो नहीं कहा हुआ, हो सकता है पाई को 22/7 के जरिए ऑप्शंस के अंदर डिनोट किया हुआ। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग अगर कहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। भाई एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो वाई की वैल्यू जीरो करने पे आपको मिलती है। एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं एक्स की उस वैल्यू को जो वाई की वैल्यू जीरो करने पे अचीव होती है। तो अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो करता हूं तो एक्स क्या बन जाएगा, वाई की वैल्यू जीरो करोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस माइनस का अंडर रूट 3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन बताइए किसकी, सेक स्क्वायर 5x की। यानी कि मुझे इंटीग्रेशन किसकी बतानी है, सेक स्क्वायर 5x की। सॉल्व करोगे भाई, देखो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है सिंपल टेंजेंट एक्स के बराबर। मगर डायरेक्टली अप्लाई मत कर देना, अल्लाह का वास्ता है। यहाँ पे देखो एंगल आ रहा है 5x का, इसका मतलब इस क्वेश्चन को पहले फर्दर सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी एंगल का डेरिवेटिव नहीं है बाहर। तो आप क्या करोगे, पहले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे। पहले आप इस फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे, तो 5x का डेरिवेटिव 5 होता है ना बेटा। तो सिंपल तरीके से मैंने क्या करना है, मैंने इस 5 से मल्टीप्लाई भी करवाया और 5 से डिवाइड भी करवाया। अब फाइनली मेरे फंक्शन का चूंकि डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है, अब मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा। तो सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, टेंजेंट के बराबर होती है। और जो भी ओरिजिनल फंक्शन आ रहा था वो एरिडेज आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब देखो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई साइन इंटू कॉस इनवर्स 4/5। ये क्वेश्चन अगेन मेरे लेक्चर से लिया गया, मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर भी सॉल्व करवाया था। यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि यहाँ पे साइन आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है कॉस इनवर्स का 4/5। देखो भाई इसको सॉल्व कैसे करोगे, लॉजिक क्या है, लॉजिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये है कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इसको कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करवाओगे। अब देखो हमें ये बात मालूम है कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर के बराबर, सही है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम पीपल हैव के बराबर होता है। तो आपको देखो यहाँ पे बेस गिवन है और आपको हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, सही है ना, क्योंकि कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो मैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करता हूँ, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, पी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बी का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर है 16, 25 में से 16, 16 प्लस का वहां पे आके माइनस करवाओगे, 25 में से 16 माइनस होगा तो 9 बचेगा, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर यानी कि पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 3 के बराबर। सही है ना भाई, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। तो मेरा एक क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया साइन का साइन। अब देखो इस कॉस इनवर्स को मैं चेंज करवा सकता हूं किसके ऊपर, साइन इनवर्स के ऊपर, सही है। और साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सम पीपल हैव, सम पीपल, पीपल 3 है, पीपल किसके बराबर है 3 के, और हैव किसके बराबर है, हैव बराबर है 5 के। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 3/5 के बराबर। इस तरीके से फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। सही है ना बेटा, ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है कि सर स्लोप और इंटरसेप्ट निकालनी थी किसी इक्वेशन की, अच्छा नहीं, स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन थे। यानी कि आपको एक इक्वेशन थी, उसका स्लोप भी बताया हुआ था और उसका इंटरसेप्ट भी बताया हुआ था, सही है ना। आपको इंटरसेप्टिंग पॉइंट बताया हुआ था कि लेट सपोज वो एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू बराबर है 3 के। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 के बराबर है तो आपका पॉइंट क्या बन गया, 3,0 का बन गया। अगर वाई इंटरसेप्ट गिवन है लेट सपोज 5 के बराबर, कि वाई इंटरसेप्ट 5 है, तो इसका मतलब आपका पॉइंट क्या आ गया वहां पे 0,5 का, क्योंकि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि दूसरी वैल्यू जीरो होगी। अगर एक्स इंटरसेप्ट गिवन है तो वाई जीरो होगा, वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो एक्स जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि सर एक क्वेश्चन गिवन था एक्स की पावर 7 माइनस का
और x की पावर के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, तो रिमाइंडर क्या होगा? सिंपल रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल कर सकता हूं, मगर अगेन क्वेश्चन पहले क्लैरिफाई होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर नहीं है भाई यहाँ पे, क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। एग्जामिनर कह रहा है एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, तो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऑप्शंस नंबर्स की वैल्यूज गिवन थी और इस तरह के क्वेश्चन, ओके। बट अगेन रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर ही सिंप्लीफाई होगा, पहले तो आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करोगे ना। अब ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है एक्स की पावर 7 माइनस का एक्स की पावर पे क्वेश्चन मार्क, एग्जामिनर कह रहे हैं मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू थी, इसको डिवाइड करवाने है किसके ऊपर? डिवाइड करवाना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस के 1 डिवाइडेड बाय एक्स के ऊपर। पहले तो आप इसका एलसीएम लो बेटा, एलसीएम वेलसीएम लेके फिर आप डिवाइड करवाने के ऊपर जाओगे, तो रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करोगे आप फिर। तो अगेन क्वेश्चन यहाँ पे जो कंप्लीट नहीं है, वी कैन नॉट सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन शेडेड एरिया रीजन। भाई मेरे शेडेड एरिया के ऊपर दो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उन दो लेक्चर्स को खुदारा कवर कर लो, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। आप सिंपल यूट्यूब पे जाके लिखो शेडेड एरिया बाय सर हाशिम जिया, दो लेक्चर्स आएंगे, उन दो लेक्चर्स के अंदर मैंने मोर देन 80 क्वेश्चन सॉल्व करवाए में शेडेड एरिया के, उनको लाजमी तौर पे कवर अप कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं खुदारा, सही है ना बेटा? तो शेडेड एरिया का क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल गिवन है, जाहिर सी बात है पहले सर्कल का एरिया निकालोगे फिर ट्राइंगल का निकालोगे, दोनों को सेपरेट करवा देना आपस के अंदर, तो आपका इवेंचुअली सर्कल का जो रिमेनिंग एरिया है वो आपके पास आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई इसके अंदर। फाइंड द लेंथ ऑफ अ शेडो कास्टेड बाय अ पोल विद अ हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड अ एंगल ऑफ, कोई थीटा गिवन था यहाँ पे, लेट अस कंसीडर 30 डिग्री का वो गिवन है। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास एक पोल आ रहा है, ये पोल है, कि पोल जो शेडो कास्ट कर रहा है ना, आपको शेडो की लेंथ बतानी है। इस पोल की आपको हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर की, लेट सपोज आपको 6 सेंटीमीटर की इसकी हाइट गिवन है। आपको यहाँ पे एंगल गिवन है, इसका कोई भी एंगल आपको थीटा गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, 45 गिवन है, 46 गिवन है, कुछ भी गिवन हो सकता है। अब एग्जामिनर क्या कह रहे हैं कि भैया सिंप्लीफाई करो, तो आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो, सिंपल सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक के कॉन्सेप्ट्स को, और आप देखो निकालना क्या है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ द शेडो। अब देखो मुझे बात पता है, जब कभी आप दुनिया के अंदर कहीं पे भी खड़े होते हैं तो आपका शेडो क्या होता है, जमीन पे पड़ता है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये मेरे शेडो की लेंथ है, मुझे कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी आए और बेस भी आए? थीटा के सामने हमेशा इनके परपेंडिकुलर होता है, तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक ना, तो सम पीपल हैव, तो कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, तो टेंजेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 6 के, और बेस आपको कैलकुलेट करनी है। टेंजेंट 30 मेरे पास बराबर होगा 1/√3 के, सिंप्लीफाई करवा दो आंसर आ जाएगा, जो भी इसका आंसर होगा, जो भी आपको एंगल गिवन है उसमें सॉल्व होगा। बताने का मकसद ये कि इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो रहा होगा, सिंप्लीफाई हो रहा होगा, सॉल्व हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है वैल्यू ऑफ एफ गिवन एंड जे गिवन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैलकुलेट करना था, फाइंड समथिंग रिलेटेड टू मोमेंट आर्म। यानी कि भाई ये आपके पास फिजिक्स का जो क्वेश्चन आ रहा है, या फिर अगर मैथ्स में भी आ रहा है तो आपके पास मोमेंट आर्म के रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगेन ये फिजिक्स के क्वेश्चन मुझे लग रहा है, मगर खैर है। वैल्यू ऑफ एफ एंड जे इज गिवन, सही है ना? आपको एफ एंड जे इज गिवन या टॉर्क इज गिवन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैलकुलेट करना है, तो आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये मेरे ख्याल में दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर एक सिमिलर क्वेश्चन ही आ रहा है। यहाँ पे बात पल्ले नहीं पड़ रही, मगर कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड ही आ रहा है कि वैल्यू ऑफ एफ गिवन एंड जे गिवन या टॉर्क गिवन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैलकुलेट करना है। तो मेरे ख्याल में ये एक अलग क्वेश्चन आ रहा है, ये एक अलग क्वेश्चन आ रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, हाँ ये क्वेश्चन देखो अलग आ रहा है, यानी कि दो पॉइंट्स गिवन है, ओरिजिनल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और ये क्वेश्चन अलग आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू मोमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट था एक, ओके। और इस तरह की एग्जामिनर कह रहा है कि इस तरह की एक फिगर थी, फिगर वाज लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी कि एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल के ऊपर आपके पास आपको यहाँ पे उसका एंगल बताया हुआ है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, सही है? एग्जामिनर कह रहे हैं ये एंगल क्या होगा। अब देखो अगर तो मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है, तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है तो 90 डिग्री का एंगल होगा, मगर अगेन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या गिवन था, फिगर वाज लाइक दिस, बुक का क्वेश्चन है एज वेल, ओके, बुक का क्वेश्चन है, पंजाब बुक का होगा या हमारे पास जो मेरी किताब है उस किताब का क्वेश्चन बच्चा कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि सर तीन वेक्टर्स गिवन थे और इनका मैग्नीट्यूड गिवन था, इफ वी आर गिवन अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट्स विल बी, रैंडम ऑप्शंस गिवन थे। यानी कि बच्चा कह रहा है कि सर इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, ये पॉइंट गिवन है एक 0,0,0 का, एक Q1,3 का, और एक X,4,2 का। अगर मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड इनका गिवन है √8 यूनिट्स के, इफ वी आर गिवन अ पॉइंट इट लाइज ऑन द वाई एक्सिस द कोऑर्डिनेट विल बी डैश। क्वेश्चन अगेन स्पेसिफाइड नहीं है, मगर क्वेश्चन इजी है यार, अगर आपके पास तीन वेक्टर्स गिवन है आपको और इनका कंबाइंड मैग्नीट्यूड गिवन है √8 का, ये एक सोचने की बात है, या तीनों का मैग्नीट्यूड √8 गिवन है, और एक पॉइंट आपके पास लाई कर रहा है कहाँ पे, वाई एक्सिस के ऊपर, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, रैंडम ऑप्शन गिवन थे, ओके।
तो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जाम्पल कह रहा है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक ऐसी फिगर जिसके चार कोने हो, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है कि भाई 90 डिग्री से छोटा एंगल आपके पास एग्जिस्ट करना, मगर ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम एंगल्स ही क्या हो 90 से छोटे, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं ये हमेशा एड अप होके 180 बनते हैं। तो ये जरूरी थोड़ी है कि भाई आपके पास दो दो एक्यूट एंगल मिलकर कभी भी 180 थोड़ी फॉर्म करेंगे। तो ये नेसेसरी पॉसिबल नहीं ऑप्शन। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा, ये भी हर दफा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि भाई ये हमेशा थोड़ी ट्रू हो सकता है ऑब्ट्यूज एंगल तमाम एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। सही है ना, देयर कैन बी अ मिक्स ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। हाँ, थर्ड ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉसिबल है कि अगर एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल आ रहा है मेरे पास, तो भाई सारे के सारे एंगल्स क्या हो 90 डिग्री क्यों, ये बिल्कुल पॉसिबल है मेरे पास। तो राइट एंगल इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सारे एंगल्स कैसे हो आपके पास राइट एंगल क्यों 90 डिग्री क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन था 9x² प्लस 16y² इक्वल टू कोई नंबर गिवन था, और एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा था dy/dx कैलकुलेट करो। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई 9x² प्लस का 16y² यानी कि क्वेश्चन आ रहा है 9x² प्लस का 16y² इक्वल टू के बाद कोई नंबर गिवन है। लेट सपोज यहाँ पे आ रहा है 25। सही है, एग्जामिनर कह रहा है कि dy/dx निकालो। निकाल लो भाई, क्या मसले की बात है, डेरिवेटिव लो इसका, क्या बन जाएगा x² का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 2x के बराबर। 16y² का डेरिवेटिव क्या होगा, y² का डेरिवेटिव होगा 2y, और फिर y का डेरिवेटिव होगा dy/dx के बराबर। और इक्वल टू के इस तरफ जो भी नंबर है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। 9 2 18x, तो प्लस का 18x दूसरी तरफ जाएगा, नेगेटिव का 18x बन जाएगा। 16 2 32, तो क्या बन जाएगा 32y प्लस का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 32y हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dy/dx। इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये क्वेश्चन। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, तो मुश्किल चीज नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में। पेपर्स की जो मैंने मैराथन कवर करवाई थी ना 6 घंटे वाली, आपको वीडियो मिल जाएगी पास पेपर्स की प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने कवर करवाया था। आपके पास पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, आर आ रहा है, एस आ रहा है, और एग्जामिनर कह रहे हैं किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर ये जीपी में है तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस एस वाली, या पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस वाली, या पी क्यू, क्यू आर एस वाली। वन स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थ्री करेक्ट है, या बोथ 1 और 2 करेक्ट है। इसका वैसे करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2। उसके पीछे रीजन ये कि भाई आप पी क्यू आर एस को कंसीडर करते हो ए आर स्क्वायर ए आर। अब आप यहाँ पे बैठ के कंसीडर करो, लेट सपोज आप पी को कह लेते हो ए के बराबर है, क्यू को कह लेते हो ए आर है, आर को कह लेते हो ए आर स्क्वायर है, एस को ए आर क्यूब कह लेते हो, फिर आप अपनी तमाम वैल्यूज को प्लग इन करो। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, मगर इसको फिर आप सॉल्व इसी तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आपको डायरेक्टली इसका तो आंसर मालूम हो बोथ 1 और 2 हो सकता है। मगर आप या तो फिर इसको सॉल्व करोगे कैसे, कि आप पी को पहले ए कह रहे हो, को आप कहते हो ए आर के बराबर है, आर को आप कहते हो ए आर स्क्वायर है, एस को आप कहते हो ए आर क्यूब है। फिर जहां पे पी प्लस क्यू आ रहा है वहां वैल्यू डालो, क्यू प्लस आर में डालो, आर प्लस एस में डालो, फिर कॉमन रेशियो चेक करोगे निकाल के। फिर सिमिलरली सेकंड ऑप्शन के अंदर पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस, यही काम करोगे। पी की जगह पे पी की वैल्यू, क्यू की जगह पे क्यू की वैल्यू, आर की जगह पे आर की वैल्यू, एस की जगह पे एस की वैल्यू, और फिर कॉमन रेशियो निकाल के चेक करोगे। सेम काम थर्ड ऑप्शन के अंदर करोगे आप मेरे प्यारे बेटे। और फिर 1 और 2 आपके खाली करेक्ट आ रहे होंगे, 1 और 2 आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। वैसे थर्ड ऑप्शन भी बल्कि करेक्ट होगा, मगर चूंकि यहाँ पे खाली एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आपके मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, तो भाई आपके मल्टीपल ऑप्शन किस में आ रहे हैं, देखो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, मगर जो यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 और 2 का होगा, क्योंकि बोथ 1 2 और 3 का कहीं कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, मैंने मैराथन में कवर करवाया हुआ, आप इसको वहां से कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास n की पावर 2n आ रही है, नीचे डिवीजन में n आ रहा है, आगे कहता है n n फैक्टोरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन जीपी। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है भैया, ध्यान में रखिएगा। ये फिर भी बहुत पेपर तरीके से लिखा हुआ है, जिससे पहले वाला पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया था मॉर्निंग वाला, उसमें यही सारे क्वेश्चन आए हुए थे, बट वो समझ में भी नहीं आ रहे थे। ये क्वेश्चन फिर भी चलो काफी हद तक तरीके से लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोसाई टू द टेंजेंट लाइन क्या होता है भाई, हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन थी। द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोसाई, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस टू फोसाई किसे कहते हैं, 2g को कहते हैं, टू अ टेंजेंट लाइन। अगेन ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या गिवन थे। देखो बच्चे ने कुछ चीजें यहाँ पे नहीं बताई भी, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक मीन बिटवीन 9 और 4, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम सबको पता है किसके बराबर होता है, a प्लस का b डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा सिंपल 9 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 प्लस का 4 13 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस का 4 13 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। एक और क्वेश्चन गिवन है कि सरकमफेरेंस आपको गिवन था और आपको डायमीटर कैलकुलेट करना था। तो भाई सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है
पाई आर के बराबर। तो अगर सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है तो जो भी वैल्यू सर्कमफेरेंस की गिवन थी उसको यहाँ पे रखोगे, यहाँ से रेडियस निकाल लोगे। तो बेटा देखो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस की वैल्यू लेट्स सपोज 16 के बराबर है, तो ये 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है वहां के डिवाइड हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 जर 16 और पाई मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, आर की वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे डायमीटर कैलकुलेट करना है तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है आपके पास ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए, उसको कोई मसले की बात नहीं है। भाई डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस ना, सिंपल तरीके डायमीटर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन गिवन था ln x के बराबर f इंटू वन बताना है। अब देखो अगर तो ये फंक्शन सिंपल एक फंक्शन ln x गिवन है तो भाई f प्राइम वन होगा या f इंटू वन है, तो अगर तो f इंटू वन है तो सिंपल बन जाएगा ln वन के बराबर। और हम सबको पता है कि ln वन क्या होता है भाई, ln वन दुनिया में बराबर होता है किसके, जीरो के। अगर तो सिंपल f इंटू वन निकालना है, तो अगर तो फंक्शन ln x का गिवन है और मुझे f इंटू वन निकालना है तो x की जगह पे वन डालोगे तो ln वन आ जाएगा, ln वन जीरो के बराबर होता है। और ln जीरो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई अगर तो डायरेक्टली करना है और अगर मुझे f प्राइम वन निकालना है तो उसके लिए फिर आप इसका डेरिवेटिव लोगे, ln x का डेरिवेटिव होगा वन बाय एक्स के बराबर। अब जो x आ रहा है यहाँ पे आप वन को डालोगे तो इससे आंसर वन के बराबर आएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, डिपेंड करता है बच्चे ने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन मेरे पास आया मैंने आपको वो सॉल्व करवा दिया। अगर तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सिंपल फंक्शन में वन डालना है तो अपने ln x के अंदर x की जगह पे वन डाल दो, ln वन बन जाएगा, ln वन बराबर होता है जीरो की, बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी है। मगर अगर एग्जामिनर कह रहा है f प्राइम वन निकालना है, इसके लिए फिर आप पहले ln x का डेरिवेटिव लोगे, ln x का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स, और अब जो x आ रहा है वहां पे वन डालोगे तो आपका आंसर सिंपल वन के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला बतानी थी, यानी कि भाई सिंपल तरीके से इसको एक्सपेंड करवा के सॉल्व करवा लो। करेक्ट फॉर्म आपके पास एक इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर माइनस का 9 इंटू नेगेटिव का x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको आप सिंप्लीफाई करवाओ, तमाम वैल्यूज को एक तरफ शिफ्ट करवाओ तो आपके पास करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैराबोला आ जाएगी। तो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैराबोला कैलकुलेट करनी थी, ये सॉल्व किया हुआ भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है कि सर एरिया ऑफ द पैरेललोपिड का क्वेश्चन आ रहा था, एरिया ऑफ द पैरेललोपिड का। देखो एरिया ऑफ द पैरेललोपिड कैसे निकालते हैं, सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, यानी कि पहला वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर फिर तीसरा वेक्टर। तो एरिया ऑफ द पैरेललोपिड कैसे निकाला जाता है, सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म को एक्सपेंड करवाया जाता है 3 by 3 के मैट्रिक्स के ऊपर, तो आपका एरिया ऑफ द पैरेललोपिड आ जाता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड जिसको हम कहते हैं, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि सर एक फंक्शन गिवन था जी एक्स का, वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस का वन, और एग्जामिनर कह रहा था कि जी ऑफ जी एक्स निकालो, यानी कि भैया कंपोजिट फंक्शन आपको जी का जी के अंदर ही डाल के चेक करना है। तो अगेन सिंपल है भाई, मेरा अगर ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है वन डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस का वन, तो इसके अंदर दोबारा से इसी फंक्शन को आपने प्लॉट करवाना होगा, वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस का वन, यहाँ पे प्लस का वन आ जाएगा। सही है, अब इसको सिंप्लीफाई करवाओगे आप इसको बैठ के, तो सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करवाता हूँ तो वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर यहाँ पे एलसीएम लूंगा मैं, तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का वन, यहाँ पे आ जाएगा वन, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का वन। अगर आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा सकते हो, डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। तो भाई अगर मुझे जी ऑफ जी एक्स निकालना है, देखो जी ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है कि इसी फंक्शन को इसी के अंदर डाल दो, इसी फंक्शन को इसी के एक्स की जगह पे आपने प्लॉट कर देना है, फिर सिंप्लीफिकेशन करवाओगे एलसीएम वगैरह लोगे। एक और क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आ रहा था कंपोजिट फंक्शन के ऊपर, कि एफ एक्स भी गिवन था जी एक्स भी गिवन था और आपको जी ऑफ एफ एक्स निकालना था, यानी कि एफ के फंक्शन को जी के पेट में डालना था, सिंपल इज दैट, ये भी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन था कि सेंटर और रेडियस ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करना था, और जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल का एक क्वेश्चन भी गिवन था। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवाए हुए हैं। तो भाई ये आपके आज के जो 5 अप्रैल का नस्ट का पेपर हुआ, ये इसके ओवरऑल क्वेश्चंस थे। नस्ट का 5 अप्रैल का जो पेपर हुआ उसके ओवरऑल क्वेश्चंस हमारे पास ये आ रहे थे। इसके अलावा बेटा अगर मैं सुबह के मॉर्निंग के पेपर की बात करूं तो मॉर्निंग के अंदर जो हमारे पास जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिफाइन करे थे, कि हमारे पास इंग्लिश के अंदर काफी सारी वोकैब्स आई थी, तो ये इंग्लिश की वोकैब्स है, इनकी लाजमी प्रैक्टिस करें। आज के पेपर में जो हमारे पास नस्ट के अंदर वोकैब्स पूछी गई थी वो ये वोकैब्स थी। इन तमाम चीजों की प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी आपको बैच में कवर करवाई भी है, तमाम हमारे एप्टीट्यूड टीचर्स ने, तो लाजमी तौर पे खुदारा बैच का हिस्सा बनिए। बैच के अंदर आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी लाइव कवर करवाई जाएगी, चाहे आप नर्स के नेट 4 की तैयारी कर रहे हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, एनईडी की कर रहे हैं, आईबी की कर रहे हैं, मेरान की कर रहे हैं, यूईटी राउंड 2 की कर रहे हैं, जीआईकेआई की, कॉमसेट्स की, प्यास की। तो भाई लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनिए, तमाम चीजें कवर करवाई जाएंगी आप लोगों को। इसके अलावा ये मॉर्निंग के अंदर जितने क्वेश्चंस आए हुए थे मैंने प्रीवियस वाले पेपर के अंदर उन तमाम क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया है। बाकी ये क्वेश्चंस आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं, लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी मैंने वो तमाम क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी बता दिए थे जो अब हमारे पास अभी पुराने पेपर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। तो भाई यहीं पे मैं इस क्लास को एंड कर सकता हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे पास जितने भी आ रहे हैं
जो क्वेश्चन समझ में आ रहे थे वो इस बच्चे के पेपर के अंदर सारे के सारे ऑलरेडी मौजूद थे, जो कि मैंने आपको बेटा ऑलरेडी कवर करवा दिए। तो इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नस के नेट 4 की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ई कैट के राउंड 2 की, एनईटी यूनिवर्सिटी की, मैरान की, तो भाई हम लोग कंप्लीट कोर्स आपका मई के अंदर एंड करवा देंगे एक दफा। इसीलिए हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उस बैच को लाजमी तौर पे ज्वाइन करिए। उस बैच में आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। इस बैच में आपको ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, बल्कि आपके प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। ना सिर्फ आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, बल्कि बल्कि आपकी डाउट क्लासेस प्रॉपर्ली कंडक्ट होंगी। चाहे आप नस्ट बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नस्ट इंजीनियरिंग की, चाहे आप फास्ट की तैयारी कर रहे हैं, यूईटी की या कॉमसेट्स की, चाहे आप पर्टिकुलरली जीआईकेआई की तैयारी कर रहे हैं या आईबीए की, बीबीए की या सीएस की, चाहे मेहरान की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कायदे अवाम की, दाऊद की, कराची यूनिवर्सिटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, इस बैच में आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए पढ़ाया जाएगा और तमाम सब्जेक्ट्स पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको कवर करवाएगी। तो खुदारा इस बैच का हिस्सा बनिए। इस बैच के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी, तमाम शॉर्टकट्स पढ़ाए जाएंगे, तमाम चीजें कवर करवाई जाएंगी। जैसे जैसे नस के मजीद क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। जजाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइन।